फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू यूट्यूब चैनल में मैं जाहिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान की कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए समझेंगे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो अनुसूचियों की संख्या 12 है, भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है। लेकिन अगर बात की जाए अनुसूचियों की तो वो अभी वर्तमान में 12 है। मूल संविधान में 8 थे, लेकिन 4 अनुसूचियाँ जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि समय दर समय क्या किया गया तो उसमें ज़रूरत के अनुसार संशोधन किया गया और इस तरह से अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में आज हम लोग अच्छे से समझेंगे और ऐसे समझेंगे जैसे कि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो देखते हैं कि इन 12 अनुसूचियों में संविधान में क्या क्या चीज़ का प्रावधान किया गया है, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अनुसूचियों से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुसूचियों को जोड़कर क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसीलिए हमको याद रखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो संविधान में अनुसूचियाँ हैं ये क्या है। संविधान के भाग को हम लोग समझ गए, अनुच्छेद हम लोग जानते हैं कि क्या होता है अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद क्या होता है, संविधान का भाग क्या होता है ये भी हम जानते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा संविधान एक वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था जिसका नाम है भारतीय संविधान के भाग, उसको देखिए, जिसमें मैंने पूरा 22 संविधान के पूरे 22 भागों का अच्छे से विस्तार से बताया है, तो वो समझ में आएगा आपको। अभी फ़िलहाल हम लोग समझते हैं अनुसूची क्या होता है। तो दोस्तों, संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग के अलावा संविधान में कुछ ऐसी बातें थी जिसको लिस्ट में लिखना था, जिसको सूची में लिखना था। जैसे हम लोग जानते हैं कि सूची में इस तरह से लिखा, जब एक लंबा सा विवरण होता है सूची वाला, यानी कि एक लिस्ट वाला विवरण होता है इस तरह का, है ना, जिसमें पूरे किसी लंबे सारे आंकड़े को डिटेल्स में, यानी कि डिटेल्स में प्रस्तुत करना होता है, तो ऐसे में हमको एक लिस्ट का ज़रूरत होता है, एक सूची का ज़रूरत होता है। तो हमारे संविधान में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट, हमारे संविधान में भी कानून बनाते समय कुछ ऐसे सब्जेक्ट आए, कुछ ऐसे विषय आए जिसको सूचियों में प्रस्तुत करना था। इसीलिए इन सारे विषयों को भारतीय संविधान की अनुसूचियों में जगह दी गई। तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थे, तो पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक को समझते हैं। जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, है ना, उस समय हमारे मूल संविधान में केवल यही 8 अनुसूची थे। तो सबसे पहले हम इन 8 अनुसूची को समझते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि अनुसूची क्या होता है। जो भी विषय संविधान में लिस्ट में सजा हुआ है उसको संविधान की सूचियों में जगह दिया गया, ये बात आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इन 12 अनुसूची में पहले तो हम 8 समझेंगे, फिर बाकी के 4 समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि इन 12 यानी कि इन 8 अनुसूची में और बाकी के 4 अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्योंकि यही जोड़कर, है ना, इसी से जोड़कर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है अनुसूची 1। अनुसूची 1 क्या कहता है भाई? तो अनुसूची 1 कहता है कि भारत संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। यानी भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में, यानी कि शेड्यूल 1 में क्या चीज़ का उल्लेख है? तो भारत के जो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, भारतीय संघ, यानी भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, तो भारतीय संघ में जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, भारतीय संघ के अभी वर्तमान के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, यानी इसका लिस्टिंग है। क्या है? तो भारत के 28 राज्यों का लिस्टिंग है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का लिस्टिंग है, यानी कि इसका उल्लेख किया गया।
तो दोस्तों ये याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग है ना, जब भी हम बात करते हैं भाग 1 तो यही आता है, अनुच्छेद 1 तो यही आता है, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है ना। भाग 1 में भी यही बात है, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। अनुसूची 1 में भी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। तो दोस्तों ये याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, उम्मीद करते हैं आपको ये पहले से भी याद होगा। तो अनुसूची 1 समझ गए कि भारत के 2800 राज्य, भारत के टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख अनुसूची 1 में है, जिसे लिस्ट में है ना, जिसे लिस्ट में क्या किया गया है, अनुसूची 1 में जगह दिया गया है, यानी पूरे 2800 राज्यों का लिस्ट और केंद्र शासित प्रदेशों का लिस्ट। अब है दूसरा अनुच्छेद दूसरा, सॉरी अनुसूची दूसरा, ये जो है पहले से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये पहला अलग है, दूसरा तीसरा एक जैसा लगेगा आपको, दूसरा तीसरा एक जैसा, फिर ये चौथा जो है अलग है, उसके बाद ये पाँचवा छठा एक जैसा लगेगा। तो समझते हैं ये दूसरा क्या कहता है। तो हमारे भारत में जो विभिन्न पदाधिकारी सब नियुक्त होते हैं, जो संवैधानिक पदाधिकारी है, वैधानिक पदाधिकारी जो हमारे भारत में होते हैं, जो ऑफिसर्स लोग होते हैं, जैसे कि भारत के निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इसके अलावा संसद यानी राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के अध्यक्ष, इसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष, यानी कि ये सभी जो विभिन्न पदाधिकारी हैं होते हैं हमारे देश में, है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, इन सारे पदाधिकारी जो होते हैं उनको जो वेतन एवं भत्ता और इसके अलावा जो पेंशन दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। ये जो हमारे भारत के विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जैसे राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष यानी राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य जज, अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, इन सारे कैग के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष, ये सारे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे जो पदाधिकारी लोग होते हैं, इन सारे पदाधिकारियों का वेतन कितना होगा, इनको भत्ता कितना दिया जाएगा और इनके रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन कितना दिया जाएगा, ये है ना, ये डिस्क्राइब किया गया, यानी कि इसका विवरण दिया गया है अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में इसको परिभाषित किया गया है कि इन सारे पदाधिकारियों को यानी किनको कितना वेतन दिया जाएगा, कितना भत्ता दिया जाएगा और कितना पेंशन दिया जाएगा। तो ये समझ गए, यानी कि विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन, है ना। एक लाइन में याद क्या रखेंगे कि अनुसूची 2 में क्या है भाई, तो भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी है उनका वेतन है, उनका वेतन बताया गया, उनके वेतन का विवरण है, वेतन भत्ता और पेंशन का यानी कि डिटेल्स बताया गया। अनुसूची 3 को समझते हैं। अनुसूची 3 में क्या है, तो जब इनका वेतन तय हो गया है, जब इनका वेतन तय हो गया 2 में, तो अब ये क्या करेंगे, पद धारण करेंगे। क्या करेंगे, तो ये अपना अपना पद धारण करेंगे। तो ये जो अपना अपना पद धारण करेंगे और पद धारण करते समय जो शपथ लेंगे, ये विभिन्न अधिकारी, ये विभिन्न पदाधिकारी जो है हमारे भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी पद धारण करते समय जो शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, है ना, उसी का विवरण इसमें दिया गया कि कौन से पदाधिकारी किस तरह से शपथ लेंगे, यानी कि जब ये पद धारण करेंगे तो क्या शपथ लेंगे, समझ रहे हो ना, क्या चीज़ का शपथ लेंगे, यही शपथ का है ना विवरण इस अनुसूची 3 में दिया गया है। तो कुल मिला के ये दोनों अनुसूची 2 और अनुसूची 3 पदाधिकारियों से ही जुड़ा हुआ है। अनुसूची 2 में पदाधिकारियों का वेतन, अनुसूची 3 में पदाधिकारियों का शपथ, है ना, पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। समझ रहे ना दोस्तों क्या, तो अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद धारण करते समय जो शपथ लिया जाता है उसका विवरण है, यानी उसको है ना विस्तारित से बताया गया है अनुसूची 3 में। तो ये हम समझ गए, 2-3 समझ गए। अब हम समझते हैं 4 पे। हम जानते हैं दोस्तों हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। तो हमारे राज्यसभा, लोकसभा में तो जनता द्वारा चुनकर जो यानी कि प्रतिनिधि आते हैं वो तो जनता द्वारा चुने होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुन के आते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। तो राज्यसभा में भी सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, हम जानते हैं लोकसभा में भी भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं। उसी तरह राज्यसभा में भी भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं। तो किस राज्य से कितने प्रतिनिधि
यानी किस राज्य से कितने मेंबर राज्यसभा में आएंगे, समझ रहे ना, किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे चुनकर, इसका विवरण दिया गया है अनुसूची 4 में, जहाँ जैसा कि हमने मेंशन किया विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, है ना। दोस्तों ये याद रखना है कि राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो राज्यों से भी आते हैं, भारत के 28 राज्यों से भी आएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से भी आएंगे, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, है ना, विधान सभा होगा, जैसे दिल्ली पुडुचेरी में, है ना, तो यहाँ से आते हैं राज्यसभा के सदस्य। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये यानी कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्या केवल राज्यों से आते हैं कि या केवल केंद्र शासित, यानी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि क्या केवल राज्यों से ही राज्यसभा के सदस्य चुन के आते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। राज्यों और केंद्र शासित दोनों से ही, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से राज्यसभा के मेंबर चुन के आते हैं। तो अनुसूची 4 में क्या बताया गया है भाई, तो भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने राज्यसभा के मेंबर चुनकर आएंगे, तो ये है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कुल मिलाकर इसको कहा जाए, शॉर्टकट में कहा जाए तो अनुसूची 4 में भारत के विभिन्न राज्यों से, है ना, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना होगा, किन राज्यों का कितना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा उसका विवरण दिया गया। तो ये हम समझ गए। अब समझते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं। तो पूरे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, यहाँ पे SC और ST के क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि पूरे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी अनुसूचित SC और ST का प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा उसके बारे में अनुसूची 5 में बताया गया है। अनुसूची 5 में इसी का विवरण है कि पूरे भारत में किस तरह से SC और ST, है ना, SC और ST क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, जो भी SC ST क्षेत्र है पूरे देश में उसका प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा, इसका विवरण दिया हुआ है किसमें, तो अनुसूची 5 में। अब 5 और 6 दोनों एक तरह, यानी दोनों एक ही जो है क्या बोलते हैं टॉपिक है। छठा में देखिए, इसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का विवरण है, लेकिन स्पेशली इसमें था पूरे देश में। अनुसूची 5 में क्या था कि पूरे देश में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का विवरण। अनुसूची 6 में क्या है, तो केवल 4 राज्य, याद रखना दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 6 में क्या है, तो केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों में जो जनजातीय पाए जाते हैं, जनजातीय क्षेत्र पाए जाते हैं, उनके प्रशासन का विवरण इसमें दिया गया है कि उनका प्रशासन किस तरह से चलाया जाना है। तो ये अनुसूची 6 समझ गए। 5 में क्या, पूरे देश में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 6 में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों के मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। उसके बाद क्या है, अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या है दोस्तों, ध्यान देना है, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हम देखते हैं कि हमारे देश में 2 तरह की सरकार है, मुख्य रूप से 2 तरह की सरकार है। एक स्थानीय सरकार भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 तरह की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। दोनों केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि नहीं। हम जानते हैं कि दोनों सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया। केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री वाला सरकार, राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री वाला सरकार। प्रत्येक राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य सरकार कहे जाते हैं, और पूरे देश के जो एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट माने जाते हैं। तो इन दोनों सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और हम ये जानते हैं कि 3 सूचियों में किया गया है। दोनों सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और कितनी सूची में, तो 3 सूचियों में। यानी जितने भी विषय हैं हमारे देश में, जितने भी विषय हैं, समाज से जुड़े हुए जितने भी, हमारे जीवन से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, विकास से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, सारे विषयों को 3 सूची में बांट दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची उसे कहा जाता है जिस पर केंद्र, है ना, संघ सूची उसे कहा जाता है जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची जिस पर दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती है।
तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि 3 सूचियों में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किस में? तो अनुसूची 7 में। भारत के संविधान के अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 सूचियों में, केंद्र सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में है ना, यानी संघ सूची में ऐसे विषयों को रखा गया जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे भारत की रक्षा का बात हो, सेना का बात हो, भारत के विदेशी मामला का बात हो, भारत में कर का बात हो, आयकर का बात हो, इसके अलावा तार का बात है ना, डाक, बैंक, रेलवे इत्यादि, ये सब जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे? तो 97 विषय थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। तो ये याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा राज्य सूची, राज्य सूची में वैसे विषयों को रखा गया है जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वे सभी विषय आते हैं जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वर्तमान में इसकी संख्या 61 है, पहले कितना थी? 66 थी। यानी कि राज्य सूची में विषयों की संख्या पहले 66 थी, यानी 66 विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती थी, लेकिन अभी वर्तमान में केवल 61 है। इसके अलावा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वैसे विषयों को रखा गया जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार मिलकर कानून बना सकती है। यानी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर दोनों सरकार को काम करना होता है, जैसे शिक्षा का विषय, स्वास्थ्य का विषय, इन सारे विषयों पर क्या करना है? दोनों सरकार को मिलकर काम करना है। और भी बहुत सारे विषय हैं, ठीक ना। तो समवर्ती सूची में जो भी विषय आता है उस पर दोनों सरकार मिलकर कानून बनाएगी और उसे प्रोत्साहन देगी। समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या 47 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 52 है। राज्य सूची में जैसे पुलिस, जेल, ये सब विषय आते हैं किस में? राज्य सूची में। स्थानीय प्रशासन, ये सब राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची भी समझ गए दोस्तों। तो ये 3 सूचियों में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया है। याद रखना दोस्तों कि समवर्ती सूची में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आपस में टकराव पैदा हो जाता है किसी विषय को लेकर, किसी कानून को लेकर, तो इसमें केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो इसका मतलब कि केंद्र सरकार का ही बात माना जाएगा, है ना। दोनों विषय पर, यानी कि समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर दोनों सरकार मिलकर कानून बनाएगी, लेकिन अगर टकराव पैदा हो जाता है तो केंद्र सरकार का ही बात माना जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो होती है वो केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। ये प्रावधान किया गया है हमारे भारत के संविधान के अनुसूची 7 में। तो हमने अनुसूची 7 में देखा कि 3 सूचियों में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय, ये हमने देखा। अब हम समझते हैं संविधान की, है ना, अनुसूची 8 को। अनुसूची 8, जैसा कि हम सभी सुनते आ रहे हैं कि हमारे भारतीय संविधान में, है ना, 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। क्या दिया गया है? 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। हिंदी के अलावा भी 21 भाषाओं को, यानी 21 अन्य भाषाओं को हमारे भारत के संविधान में मान्यता दिया गया है, ताकि हमारे भारत में भाषा का जो टकराव है वो ख़त्म हो सके। समझ रहे हैं ना। तो अनुसूची 8 में भारत में जो 22 भाषाओं को, है ना, भारतीय संविधान ने जो 22 भाषाओं को मान्यता दिया है, उन्हीं 22 भाषाओं का लिस्ट है। और यहाँ जो संघ सूची में 100 विषय आते होंगे उसका 100 का लिस्ट होगा, राज्य सूची में जो 61 विषय आते होंगे उस 161 का लिस्ट होगा। इसीलिए इसको भारतीय संविधान के अनुसूची में इन सारे विषयों को जगह दिया गया। जैसा कि मैंने वीडियो लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि भारतीय संविधान की अनुसूची क्या होती है। तो वो सारे विषय जिसको लिस्टों में सजाया गया हो, तो देख रहे हैं ये सारा विषय लिस्ट में सजाने वाला ही विषय है, इसीलिए इसको अनुसूची में जगह दिया गया। तो अनुसूची 8 में क्या दिया गया भाई? तो भारत के जो 22 भारतीय संविधान द्वारा जो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है ना, हिंदी के अलावा जो 21 अन्य भाषाओं को मान्यता दिया गया, उन्हीं 22 भाषाओं का लिस्ट है अनुसूची 8 में। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी है, बोडो है, डोगरी, मैथिली, संथाली, असमिया और भी बहुत सारे हैं। तो उन 22 भाषाओं का क्या है? लिस्ट है अनुसूची 8 में। अब हम समझते हैं बाकी के 4 अनुसूची। ये 8 अनुसूची मूल संविधान में थे जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब ये जो 4 अनुसूची बचते हैं, 8 + 4, ये 8 अनुसूची भारतीय संविधान में संशोधन के अलावा बाद में जोड़े गए हैं। तो इस 4 को अब हम लोग समझते हैं कि ये 4 क्या है। तो ये जो अनुसूची 9 है, अनुसूची 9,
इसको भारतीय संविधान में 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1951 ईस्वी में जब भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया है ना, पहला संशोधन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1951 ईस्वी में पहले संशोधन के द्वारा 1951 ईस्वी में 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 1951 ईस्वी में ही हमारे संविधान में पहला संशोधन कर दिया गया। 1951 ईस्वी में पहला संशोधन कर दिया गया और अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इसके तहत क्या किया गया, तो राज्य द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण का जो प्रावधान था, यानी कि राज्य द्वारा यानी सरकार के द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण का यानी भूमि अधिग्रहण का जो प्रावधान था, इसके विषय में जो संविधान में कानून वर्णित किए गए थे, है ना, इसके विषय में जो संविधान में कानून में यानी संविधान में जो प्रावधान वर्णित किए गए, इसको अनुसूची 9 में जगह दिया गया कि किस तरह से राज्य यानी किस तरह से सरकार जो है भूमि का अधिग्रहण करेगी। तो इस विषय में भूमि अधिग्रहण के विषय में कुछ कानून बनाए गए और उसे संविधान की अनुसूची 9 में जगह दिया गया। प्रारंभ में क्या प्रावधान किया गया, यानी शुरुआत में जब इसको जोड़ा गया 1951 में, उस समय ये प्रावधान था कि भूमि अधिग्रहण, राज्य द्वारा जो भूमि अधिग्रहण यानी राज्य द्वारा जो संपत्ति अधिग्रहण का जो मामला है और इसमें से 284 विषय हैं, इन सारे विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी इन विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्य जैसे भी चाहे यानी सरकार जैसे भी चाहे भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, यानी जनता के भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन बाद में क्या होने लगा है ना, बाद में इस प्रावधान को लेकर बाद में क्या होने लगा, बहुत सारा समस्या उत्पन्न होने लगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2007 के अनुसार है ना, ये प्रावधान जोड़ा गया, यानी कि ये फैसला सुनाया गया कि अब जो है ये जो अनुसूची 9 में जो विषय है यानी भूमि अधिग्रहण संबंधित जो 284 विषय है ना अनुसूची 9 में, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का, ये हमारे मौलिक अधिकारों, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसे चुनौती दिया जा सकता है। तो कुल मिला के समझ में ये आया कि अब चुनौती दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में इसे अब चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन प्रारंभ में नहीं दिया जा सकता था। भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो प्रावधान थे, टोटल 284 विषय हैं अनुसूची 9 में, जो भूमि अधिग्रहण संबंधित जो प्रावधान है उसमें कितने विषय हैं, 284। उसके बाद अनुसूची 10 समझते हैं। अनुसूची 10 को संविधान के 52वें संशोधन है ना, संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। ध्यान देना दोस्तों कि 52वां संशोधन है ना, ये था पहला संशोधन और ये है 52वां संशोधन द्वारा, संविधान के 52वां संशोधन द्वारा है ना 1985 ईस्वी में ये अनुसूची 10 जोड़ा गया संविधान में। उस समय कांग्रेस के राजीव गांधी की सरकार थी। इसके तहत क्या है, अनुसूची 10 में क्या है भाई, तो दल बदल कानून पर रोक, यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है ना, दल बदल कानून से संबंधित प्रावधानों का विवरण है अनुसूची 10 में। हो ये रहा था कि बहुत सारे छोटे छोटे दल थे जो किसी दल से यानी किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ते थे किसी और राजनीतिक पार्टी से, और चुनाव जीतने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाते थे। तो ऐसे में बहुत दिक्कतें हो रही थी सरकार बनाने में, सरकार का गठन करने में, कि कोई भी व्यक्ति है ना चुनाव लड़ता था किसी भी पार्टी से और चुनाव जीतने के बाद चला जाता था किसी और पार्टी में, तो बहुत दिक्कत हो रहा था। तो इसीलिए इस दल बदल को रोकने के लिए, यानी सांसदों और विधायकों के एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने पर रोक लगाने के लिए ये दल बदल है ना, ये दल बदल संबंधित विधेयक लाया गया, यानी कानून बनाया गया और इसे संविधान की अनुसूची 10 में जगह दिया गया। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये हम समझ गए अनुसूची 10 में दल बदल कानून से संबंधित दल बदल कानून को अनुसूची 10 में जगह दिया गया। और इसे कब लाया गया, तो संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में भारतीय अनुसूची में इसे जगह दिया गया।
और यही वजह है कि अब हम लोग देखते हैं कि यदि कोई विधायक या सांसद जो होता है चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी को छोड़कर और पैसे की लालच में दूसरे पार्टी में चला जाता है। अभी हाल ही में हमने मध्य प्रदेश में देखा था, है ना, तो जहां कांग्रेस के कुछ विधायक जो है बीजेपी के दल में शामिल हो गए थे अपने दल को छोड़कर। तो इस कानून के तहत क्या हो जाता है कि यदि ऐसा कोई विधायक या सांसद करते हैं तो उनका, है ना, उनका जो ये है क्या बोलते हैं, उनका जो योग्यता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर कोई विधायक या सांसद किसी पार्टी को छोड़कर चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो अब वो विधायक या सांसद नहीं रहेंगे, उनका जो है योग्यता वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए वो जो पद है, वो जो सीट है वो खाली माना जाएगा। जिस सीट पर वो पहले विधायक थे या सांसद थे और चुनाव, और वो क्या कर दिए, उसको उस पार्टी को छोड़कर, चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर, जिससे वो जीते थे उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो गए, तो उनका जो सीट है वो क्या, उनका जो एमएलए या एमपी वाला जो सीट है वो क्या माना जाएगा, तो वो खाली माना जाएगा। उस पर फिर से क्या होगा, उपचुनाव कराया जाएगा, जैसा कि हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये हमको समझ में आएगा ये जो ऐसा हो रहा है किस कानून के तहत हो रहा है कि पार्टी अगर एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो उसके पद को खाली माना जाता है, ऐसा किस, और फिर से उपचुनाव होता है उसी सीट पर, ऐसा किस कानून के तहत होता है, तो अनुसूची 10 में जो दल बदल कानून जोड़ा गया था उसी के तहत होता है। तो ये हम याद रखेंगे। तो उसके बाद 11वां क्या है, तो 11वां है पंचायती शासन। 11वां संविधान की अनुसूची 11 में पंचायती शासन को जोड़ा गया है। कैमे संशोधन द्वारा, तो 1973। कैमे संशोधन द्वारा 93 संशोधन, यानी 93वां संशोधन जो हुआ था कब, 1973 ईस्वी में। 93 संशोधन द्वारा 1973 ईस्वी में संविधान की अनुसूची 11 में पंचायती शासन को जोड़ा गया है। यानी कि पंचायती शासन, स्थानीय शासन, है ना, गांव में जो पंचायती शासन होता है ना, उसको जगह दिया गया है और उससे जुड़े हुए जो विषय हैं उसको, है ना, इसमें लिस्ट बनाकर क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो इससे यानी पंचायती शासन से जुड़े हुए कितने विषय को जगह दिया गया अनुसूची 11 में, तो 29 विषय को जगह दिया गया। तो कुल मिला के एक लाइन में याद रखेंगे, अनुसूची 11 में पंचायती शासन, है ना, कितना विषय, 29 विषय। उस तरह अनुसूची 12, जिस तरह गांव में स्थानीय शासन चलाने के लिए पंचायती शासन का प्रावधान किया गया, गांव में लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी स्थापित करने के लिए पंचायती शासन हमको देखने को मिलता है, पंचायती शासन का प्रावधान किया गया। उसी तरह शहर में भी लोकल गवर्नमेंट को लागू करने के लिए, यानी स्थानीय शासन को लागू करने के लिए क्या देखने को मिलता है, तो नगर पालिका शासन, है ना। तो अनुसूची 12 में इसी नगर पालिका शासन को क्या दिया गया है, जगह दिया गया है। और इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। अनुसूची 12 में नगर पालिका शासन है और कितने विषय हैं, तो 18 विषय, यानी 18 लिस्ट है नगर पालिका शासन से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा ये भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ को, है ना, कुल मिला के 12 अनुसूची का पूरा डिटेल्स हमने जाना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा और हम आगे आपके लिए इसी तरह अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।